हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए हमेशा की तरह जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। सभी लोग इसे देखिए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे प्रश्न है कि कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का एक हिस्सा है। बताइए, तृतीयक हिस्सा है या चतुर्थ हिस्सा है या प्राथमिक या परिवहन। तो सभी लोग फटाफट बताते हुए चलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, कार्गो सेवा जो है सेवा क्षेत्र की तृतीयक गतिविधियों का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग फटाफट जवाब देते हुए चलिए हर एक प्रश्न का। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट जो है वो है, और इसमें हिंदू देवी देवताओं, खासकर विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो आपको बताना है मधुबनी या भित्ति चित्र या वारली या तंजौर पेंटिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, तंजौर पेंटिंग जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तंजौर पेंटिंग भारतीय चित्रकला की वह शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट और हिंदू देवताओं, जिसमें विशेषकर भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष में हुआ था। बताइए, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर काफी सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सन 1820 ईस्वी में जो है बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है। बताइए, भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है, तो वो भ्रष्टाचार निरोधक संस्था कौन सा है आपको बताना है। और यहाँ पर और भी बताया गया है कि यह जो लोकसभा प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है लोकपाल, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत में जो है लोकपाल एक क्या है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लोकपाल। तो भारत में लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। बताइए, भारत के राजमार्ग जो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम कॉरिडोर, बताइए दिल्ली, झांसी, भोपाल या जयपुर किसे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम कॉरिडोर है वो झांसी में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम जो है, उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारा परियोजना के अंतर्गत जो है क्रमशः जो है कौन कौन से राजमार्ग हैं। NH44, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है NH27। तो ये दो राजमार्ग आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई। तो दोस्तों, यदि आपसे बात करें विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई, तो वो है दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सोफिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विश्व की पहली रोबोट क्या है, सोफिया है। आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए।
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोफिया जो है हैंसन रोबोटिक्स की एक प्रसिद्ध निर्माण की हुई रोबोट है। और सऊदी अरब में जो है इसे नागरिकता प्राप्त है। सन 2017 में जो है इसे कहां पर नागरिकता प्राप्त किया, नागरिकता मिली सऊदी अरब की। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो वलित पर्वतों का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर जितने भी लोगों ने बी को बताया हिमालय पर्वत, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर से, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया, एक मिनट, ये था क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो यहाँ पर हिमालय पर्वत जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वतों का उदाहरण है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एशिया में हिमालय, यूरोप में जो है आल्प्स और उत्तरी अमेरिका में रॉकी, और दक्षिणी अमेरिका की बात करें दोस्तों एंडीज। ये आप सभी लोग ध्यान से सुनिए जो मैंने बताया कि एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स और उत्तरी अमेरिका में रॉकी तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज, और ये सभी पर्वतें जो है वलित पर्वत के उदाहरण हैं। आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ये एशिया में जो बात कर रहा है वो हिमालय की बात कर रहा है, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया पॉइंट, वो चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो वलित पर्वतों के उदाहरण की श्रेणी में हिमालय के साथ साथ और भी पर्वतें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, देखिए जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। माल्थस जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को जो है माल्थस ने विकसित किया, और माल्थस के अनुसार जो है जनसंख्या जो है दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, लेकिन क्या है, संसाधनों की जो गति है वो बिल्कुल सामान्य है। जनसंख्या तो दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 16, 16 के बाद 32, ये दोगुनी रफ्तार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ये माल्थस के अनुसार कह रहे हैं माल्थस जी कि जनसंख्या दोगुनी वृद्धि से बढ़ रही है, लेकिन जो संसाधन है मानव के लिए कार्य करने के लिए जो संसाधन है उनकी रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल है, 1, 2, 3, 4 वो क्रम से बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें यहाँ पर प्लूटो कौन है, तो आप सभी लोग इसके इनसे परिचित होंगे उम्मीद करता हूं। जो ये प्लूटो है दोस्तों, ये एक अरस्तु के गुरु हैं। आप सभी लोग ध्यान में रखिए, प्लूटो जो है ये अरस्तु के गुरु हैं। और अरस्तु कौन है? अरस्तु जो है ये यूनानी दार्शनिक है। तो इन दोनों के बारे में भी आप लोग को ध्यान में रखना है। प्लूटो जो है ये गुरु है किसके? अरस्तु के। और अरस्तु कौन है? अरस्तु ये दार्शनिक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको बताया, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। और डार्विन की बात करें तो डार्विन जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। तो यहाँ पर डार्विन की बात करें तो ये प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के ज्ञाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है डार्विन के बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो आपका माल्थस है ये जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के लिए विकसित किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? बताइए, 1944 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने जो है पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो ये जिम्मा किसने लिया था 1944 ईस्वी में? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है रेम वायलियर यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्यात साथी, निर्यात सेवा, निर्यात हब या निर्यात मित्र? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों के ऑप्शन जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ पर आपका क्या राइट हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए, भारतीय निर्यात संगठन के जो महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार
करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो डी वाला है, निर्यात मित्र, आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग देख लीजिए। चलिए, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जो है दोस्तों आपका टोक्यो, जो कि आपका ये कहाँ पर पड़ता है? जापान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो में है। टोक्यो आपका कहाँ है? जापान में है, बहुत बड़ा शहर है जापान का। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोक्यो जापान की राजधानी भी है, और जापान के होन्शु द्वीप पर जो है ये बसा हुआ है। ठीक है, कौन से द्वीप पे बसा हुआ है? होन्शु द्वीप पे बसा हुआ है। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, ये टोक्यो शहर जो है इसी होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। इनमें से किस स्विफ्ट प्रेशर टेनिस खिलाड़ी ने 8 बार जो है लगातार बैडमिंटन जो है इसका खिताब जीता, और 5 बार यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोजर फेडरर, एंडी मरे, राफेल नडाल, या आपका ऑप्शन नंबर डी नोवाक जोकोविच, आपका यहाँ पर क्या है सही आपको बताना है? तो यहाँ पर दोस्तों रोजर फेडरर जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिन्होंने 8 बार लगातार बैडमिंटन का खिताब जीता, और लगातार यूएस ओपन में 5 बार खिताब जीतकर ये रिकॉर्ड कायम किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका रोजर फेडरर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है वो है दोस्तों NH-44। NH-44 ये आपका भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस राजमार्ग का जो पहले नाम था वो था राजमार्ग 7। ठीक है, तो इस राजमार्ग का पहले क्या नाम था? राजमार्ग 7, लेकिन जिसे बाद में बदल कर NH-44 रख दिया गया। और इसकी कुल लंबाई जो है दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान में रखिए, 3745 किलोमीटर है। 3745 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। और ये राजमार्ग जो है कहां से कहां तक है ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। ये आपका श्रीनगर से आरंभ होता है और कहां तक? दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। तो श्रीनगर से, सॉरी, यहाँ पर श्रीनगर से कहां तक जाता है ये? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, 3745 किलोमीटर टोटल इस राजमार्ग की दूरी है। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रख्यात जो है भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो प्रसिद्ध है सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे। यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। RD बनर्जी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर। बहुत ही आसान है दोस्तों, काफी सारे लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरे नल धीरे चलाओ। भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए
युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है? वीर चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र या परमवीर चक्र? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला परमवीर चक्र जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए जो सम्मान दिया जाता है उसमें सबसे उच्चतम क्या है? परमवीर चक्र होता है। ठीक है, तो ये वीरता का एक पुरस्कार है और इस पुरस्कार की स्थापना जो है दोस्तों 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में की गई थी। आप सभी लोग इससे परिचित हो जाइए। परमवीर चक्र है और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी, ठीक है, इसमें की गई थी। और प्रथम परमवीर चक्र जो है मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। ठीक है, आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा जनवरी 1950 को प्रथम 3 वीरता पुरस्कार यानी परमवीर चक्र जिसे हम लोग कह सकते हैं इसे दिया गया था। तो 4 जनवरी 1952 को अन्य 3 वीरता पुरस्कार जिनकी श्रेणी में अशोक चक्र भी आता है, तो आप लोग इससे भी परिचित रहिए। चलिए, निम्नलिखित स्तरीय वस्तुएं निम्न स्तरीय वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो आप सभी लोग बताइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? तो आय प्रभाव ज्यादा मजबूत है प्रस्थापन प्रभाव से। तो जी हाँ दोस्तों, आय प्रभाव ज्यादा मजबूत है प्रस्थापन प्रभाव से। तो ये जो है निम्न स्तरीय वस्तुएं जो है निम्नलिखित में से किससे संबंध रखती हैं? तो डोकोमो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन जो है कोलकाता में स्थित है? तो नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित जो है परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो सी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? प्रतिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। यहाँ पर जो है जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग देख लीजिए। अब आने वाले 10 प्रश्न हैं, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 प्रश्न आपको और बताना है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? मांडा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम ये सारे केंद्र कहां पर हैं? आप सभी लोग बताइए। तो ये सारे केंद्र हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका लोहा और इस्पात उद्योग। तो किसके केंद्र हैं? लोहा और इस्पात उद्योग से संबंध रखते हैं। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण के लिए जो है निर्माण स्थल के लिए गांव को उजाड़ा गया। बताइए, मयूरगंज, दुर्गापुर, अलीगढ़, गोविंदपुर। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण के स्थल के लिए कौन से गांव उजाड़े गए थे? तो इनमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला गोविंदपुर इसे उजाड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान पूछा है जा रहा है यहाँ पे आपसे प्रश्न। तो दोस्तों यदि बात करें यहाँ पर याहू की, तो ये तो एक सर्च इंजन ही है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। और बी की बात करें इंस्टाग्राम, तो ये दोस्तों आपका सर्च इंजन नहीं है, ये आपका इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी जो है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल। ठीक है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। और यदि बात करें बिंग की, तो ये भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो बिंग की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? सन 2009 ईस्वी में बिंग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और बात करें याहू की शुरुआत कब हुई थी? तो याहू की शुरुआत जो हुई थी सन 1994 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पर यदि बात करें
गूगल की, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन चुका है। ठीक है, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान में रखिए। इंस्टाग्राम जो है ये सोशल मीडिया साइट है। चलिए, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में जो है मीरा कुमार जी को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मीरा कुमार के पिता जो है बाबू जगजीवन राम प्रसाद राजनायिका थे, और भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जो है वो जीबी मावलंकर थे। तो जीबी मावलंकर जो थे वह भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, मीरा कुमार ये पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा जो है पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी और अस्थांगन या सजा में कमी कर सकते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, सीधा सीधा प्रश्न है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के राष्ट्रपति को अपराधी की सजा माफ करने का जो है अधिकार प्राप्त है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति चाहे तो अपराधी की सजा को माफ कर सकता है, उसकी मृत्युदंड सजा को कम कर सकता है, फांसी की सजा को भी टाल सकता है। तो अनुच्छेद 72 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? बताइए कौन निर्धारित करता है ये चीज? तो दोस्तों यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल निर्धारित करता है कि इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ब्लूटूथ आप सभी लोग जानते हैं कि एक वाईफाई की तरह काम करता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी छोटी मोटी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका दायरा बहुत लंबा नहीं होता है, 15 से 20 मीटर का इसका दायरा रहता है। तो आप सभी लोग इसे जानते ही होंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन की विशिष्ट एजेंसी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और सामान्य समन्वयन करती है, बताइए किसके माध्यम से? आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 26 नंबर प्रश्न में जितने भी लोगों के जो भी ऑप्शन है बताने के प्रयास करें दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने बताया है। WHO यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, या आपका विजयनगर से कच्छ, दिल्ली से चेन्नई, या लाहौर से स्पीति से। तो मैंने आपको बताया कि श्रीनगर से कन्याकुमारी, इसके पहले भी मैंने आपको बताया, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? आप सभी लोगों को मैंने बताया लगभग 36 किलोमीटर के आसपास, 3600 किलोमीटर के आसपास है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो है NH 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई जो है आप सभी लोग फिर से एक बार ध्यान में रखिए, 3745 किलोमीटर। ठीक है, ये है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की ये क्लास जो है आपकी यहीं पर समाप्त होती है। जितने भी लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आज बताएं कि आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी। और मैंने कोशिश किया है कि आप सभी को मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊं, जिससे कि आप सभी का रिवीजन जल्दी से होता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपने किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।